हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के मॉक टेस्ट 2 की सॉल्यूशंस। ये है पार्ट 1। गेट मॉक टेस्ट 2 में 22 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशंस। आज हम फर्स्ट 8 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट 1 या फिर मॉक टेस्ट 2 दोनों में से कोई भी नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में उस टेस्ट के लिंक है, जाके तुरंत दे दीजिए बिफोर सीइंग द सॉल्यूशंस। मूविंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इस बार मॉक टेस्ट में था आपके पास। एक जॉर्डन फॉर्म गिवन थी 10x10 मैट्रिक्स ए की, कुछ इस तरह से आपको गिवन थी, ठीक है। और फिर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थे कि मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल होगी मैट्रिक्स ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस 3i का क्यूब 5 होगा, मिनिमल पॉलिनॉमियल ये होगी, या फिर किसी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 होगी। और आपसे पूछा था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन ऑप्शंस थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमें ब्लॉक्स बनाने थे। तो हम देख सकते हैं कि एक तो हमारे पास 2 के करस्पॉन्डिंग 3x3 का ब्लॉक है, एक 2x2 का ब्लॉक है, 3 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ब्लॉक है 3x3 का, और 4 के करस्पॉन्डिंग दो 1x1 के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हमें दिख जाती है। तो यानी हमें 4 आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं 2 3 एंड 4। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 की 3 है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 3 बार आ रहा है डायगोनल में, तो 3 है। जबकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 की 1 है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन होती है कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हैं उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो 3 के करस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक है, इसलिए ज्योमेट्रिक 1 है। अब क्योंकि अलजेब्रिक का ज्योमेट्रिक सेम नहीं है, तो ए डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, यानी जो फर्स्ट 1 है स्टेटमेंट है, वो फॉल्स है। तो आंसर में 1 तो ज़रूर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हट गया। अब या तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 4, या फिर सारे। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जॉर्डन फॉर्म से हम देख सकते हैं कि अगर a माइनस 3i का क्यूब करें, अब क्योंकि 3x3 के करस्पॉन्ड 3 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल ब्लॉक है, और वो है आपका 3x3 का ब्लॉक। तो अगर हम a माइनस 3i करें, यानी सिर्फ उस ब्लॉक में से अगर हम, मतलब ये पूरी मैट्रिक्स में से माइनस करना है 3 डायगोनल में, पर अगर उस ब्लॉक में, यानी जो 3x3 का ब्लॉक है, उसमें अगर माइनस 3i करें, तो वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी जिसका क्यूब 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। पर बाकी कोई भी एंट्री 0 नहीं बनेगी, सिर्फ वही ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग एक 0 ब्लॉक बनेगा। तो जो उसकी रैंक होगी, क्योंकि मैट्रिक्स 10x10 के, तो वो ब्लॉक 0 हो जाएगा। तो जो रैंक होगी वो 7 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 ब्लॉक 0 होगी। और रैंक अगर 3 हो जाती है उसके क्यूब की, तो डायमेंशन जो नल स्पेस की होगी वो 10 माइनस द रैंक, यानी कि 5। डायमेंशन हो जाएगी बेसिकली 5, सॉरी, ये डायमेंशन होगी 3। दिस इज़ नॉट 5, सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो 10 माइनस 7 हो जाएगी, बेसिकली डायमेंशन हो जाएगी आपकी 3, नल स्पेस की डायमेंशन, रैंक नलिटी थ्योरम से। मगर सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है कि जो डायमेंशन है वो 5 है, इसीलिए ये ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा ज़रूर होगा, ठीक है। अभी भी कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो ऐसे मैंने बताया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइंड होती है जितने जॉर्डन ब्लॉक्स उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब 2 के करस्पॉन्डिंग दो जॉर्डन ब्लॉक्स है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 2। 3 के करस्पॉन्डिंग एक है, तो इसलिए जॉर्डन मल्टीप्लिसिटी हो गई 1। और 4 के करस्पॉन्डिंग दो 1x1 के ब्लॉक्स है, इसलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई 2। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की 3 नहीं है। 3 नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ, जो कहता था कि किसी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक 3 ज़रूर हो, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमें फॉल्स मिल गए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अब चलते हैं मिनिमल पॉलिनॉमियल। मिनिमल पॉलिनॉमियल की जो फॉर्म होगी वो x माइनस 2 पावर a, x माइनस 3 पावर b एंड x माइनस 4 पावर c टाइप की होगी, क्योंकि 2 3 और 4 ही आइगन वैल्यूज हैं। और मिनिमल में कम से कम इनकी एक पावर तो ज़रूर रहेगी, इसलिए a b और c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है मिनिमल की डेफिनेशन के। अब हमें ये a b और c फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल रूल क्या होता है, जिस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आपको पावर फाइंड करनी है, सपोज 2 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करनी है, तो उसकी अलजेब्राइक देख लो और ज्योमेट्रिक देख लो। तो 2 की अलजेब्राइक है 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स आ रहा है, और ज्योमेट्रिक है 2। तो हमें ए एम को जी एम के पार्ट्स में ब्रोक करना है। तो 5 को दो पार्ट में हम, यानी ब्रेक करना मतलब पार्टीशन करना।
तो 5 को हमें 2 पार्ट में अगर पार्टीशन करना है तो या तो हम 2+3 की तरह कर सकते हैं और या 1+4 की तरह, 2 तरीके। अगर एक तरीका होता तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती वो हमारा पावर हो जाती। क्योंकि यहाँ 2 तरीके हैं तो वो जो ए है यहाँ वो या तो होगा 3 और या तो होगा 4। 3 या 4 में से कुछ हो सकता है। अब अगर हम ध्यान दें तो 3 के आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ऑर्डर 2 का, एक ब्लॉक ऑर्डर 3 का। किसी भी ब्लॉक में से अगर -2i करें, 2 वाले ब्लॉक में से -2i करने पे उसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो 0 ब्लॉक बन जाएगा और 3 वाले ब्लॉक में -2i करने पे उसका वो एक बनेगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स और उसका क्यूब करने पे 0 बन जाएगा। तो मिनिमम जो है बेसिकली दोनों ब्लॉक अगर क्यूब करेंगे तो दोनों ब्लॉक्स ही 0 बन जाएंगे, ठीक है। और मिनिमल की वही पॉलिनॉमियल होती है जो सबसे मिनिमल चीज़ जो सेटिस्फाई करते हैं दोनों चीज़ को। तो क्यूब है जो दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करता है, यानी अगर -2i करें और क्यूब लें तो बेसिकली वो दोनों ब्लॉक्स ही 0 बन जाएंगे। तो इसलिए जो मिनिमम पावर जो होगी वो होगी 3। तो इसलिए हमारा ए जो आएगा वो आएगा 3 और ना कि 4। हम 4 भी ले सकते थे मगर 4 कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में तो 5 ही आएगा, मगर यहाँ 4 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पावर अगर करेंगे तो वो 2 वाला ब्लॉक दोनों ब्लॉक्स 0 हो जाएंगे, इसीलिए ए जो है वो 3। अब इसी तरह हम बात करते हैं बी और सी की। सेम आइगन वैल्यू की बात करें, अलजेब्राइक 3 है, 3 की और ज्योमेट्रिक 1, तो 3 को एक पार्ट में ब्रेक करना मतलब 3 ही हो सकता है बस, तो बी 3 हो गया। और अलजेब्राइक है 4 की 2 और ज्योमेट्रिक है बी 2, तो 2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना मतलब 2 को 2 के पार्टीशन में ही ब्रेक करना, वो हो जाएगा 1+1। दो तरीके से किस तरह लिख सकते हैं, 1+1, तो एक ही है 1, ठीक है, तो सी हो गया 1। तो इसीलिए जो आपका मिनिमल वाला ऑप्शन था वो करेक्ट है। तो जो थर्ड सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमसे पूछा कितने फॉल्स स्टेटमेंट्स है, तो 1, 2 और 4 फॉल्स है, इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑलराइट, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अच्छा सा क्वेश्चन था, लेबेग मेजर का पूछा था, इनमें से किस सेट का लेबेग मेजर 0 होगा। ठीक है, एक में वो सारे रियल नंबर्स थे क्लोज इंटरवल 0 में जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में 5 डिजिट नहीं आती। एक में केंटो सेट था, एक में वो थे जिनमें एक डेसिमल एक्सपेंशन में कम से कम एक डिजिट 9 होगी, और एक थे सेट ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जिनके डिजिट में डेसिमल एक्सपेंशन में 5 आएगा ही। ओके, तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, यानी जिसमें 5 आएगा। ठीक है, अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो 0-1 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो 0.A, B, C एंड सो ऑन टाइप के होंगे। तो अगर फर्स्ट प्लेस यानी ए पे 0.5, ठीक है, वो उस तरह के कितने डेसिमल एक्सपेंशंस पॉसिबल है, वो सारे जो होंगे वो बेसिकली क्लोज इंटरवल 0.5 और 0.6 के बीच में होंगे। 0.6 ओपन होगा, ठीक है, उसके बीच में हो गया। सेट का मेजर क्या हो गया, बेसिकली इंटरवल का जो होता है वो ए, क्लोज इंटरवल ए बी का मेजर होता है B-A, बेसिकली द लेंथ, तो वो यहाँ पे हो गई 0.1 यानी 1/10। अच्छा, ये इसका मेजर हुआ, तो बचा हुआ जो सेट है उसका मेजर कितना हुआ, पूरे क्लोज इंटरवल 0-1 में से इस इंटरवल को हटा दो, तो 1, पूरे क्लोज इंटरवल 0-1 का मेजर 1, क्योंकि 0-1 है तो 1 - 0 इज़ 1, और उसमें से इस सेट का मेजर यानी 0.1 हटा देंगे तो हो जाएगा 0.9। तो बचे हुए सेट का जो मेजर हुआ वो हो गया 9/10। ये जो बचा हुआ सेट का मेजर है ये बेसिकली हमारा सेट गिवन है। ठीक है, ये उस सेट का मेजर हम बात करें क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अब इसी तरह अब जो बचा हुआ सेट है, यानी इस इंटरवल को रिमूव करने के बाद बचे हुए सेट में से दूसरे प्लेस पे जिसमें 5 आ सकता है डेसिमल एक्सपेंशन में, उन डिजिट्स को हटाएंगे। तो वो कहाँ आ सकता है, 0.05 से 0.06 हो गया, 0.15 से 0.16 क्लोज इंटरवल, इसी तरह 0.95 से 0.96, ये सारे इंटरवल्स में दूसरे प्लेस पे 5 होगा। इसमें हमें एक इंटरवल को कंसिडर नहीं करना, वो है 0.55 से 0.56। इसलिए नहीं कंसिडर करना क्योंकि ये इंटरवल ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम हटा चुके हैं 0.5 से 0.6 में, क्योंकि ये इंटरवल जो है इसका ही सबसेट, तो उसको नहीं रखेंगे, बाकी सब इंटरवल्स को कंसिडर करें। इनका मेजर कितना होगा, तो हर एक इंटरवल की बात करें तो हर एक इंटरवल की जो डिस्टेंस है यानी जो लेंथ है वो बेसिकली है 0.06 - 0.5, 0.01 हर एक, और ये टोटल 9 इंटरवल्स हैं। इस इंटरवल को हटाने के बाद
तो मेजर हो गया 0.019 टाइम्स ऐड करना, बेसिकली 0.09 यानी 9/10²। ये हो गया इसका मेजर। तो बचे हुए सेट का मेजर कितना हो गया? बचा हुआ सेट का मेजर अभी लास्ट टाइम 0.9 था, उसमें से इसका मेजर हटा देंगे 0.09, तो बचेगा 0.81 यानी 9²/10²। पिछली बार हमारा बचे हुए सेट का मेजर 9/10 था, इस बार 9²/10²। इसी तरह कंटिन्यू करते करते जो nth स्टेप पे इंडक्शन के अकॉर्डिंग nth स्टेप पे जो आउट लेफ्ट में वो मेजर बचेगा, यानी जो हमने थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, इन पे 5 की कंडीशंस हटाने के बाद जो सेट बचता है उसका जो मेजर होगा वो 9^n/10^n होगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे करने पे वो जाता है 0 पे। तो इसीलिए जो बचा हुआ सेट है उसका मेजर है 0, और वो बचा हुआ सेट कुछ और नहीं है बल्कि जो हमें सेट ऑप्शन ए में गिवन है वो है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग करी थी उसके कॉम्प्लीमेंट से। क्योंकि ऑप्शन में गिवन था वो सारे एक्सपेंशन लेने हैं जिनमें 5 डिजिट ना हो, और हमने वो सब देखे जिनमें 5 है, और उसके सेट से बचे हुए सेट का मेजर निकाला यानी कॉम्प्लीमेंट का, और वही हमें आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब चलते हैं पहले थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो हम क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन में एक सेट मान लेते हैं जिसमें वो सारे नंबर्स हैं 0 1 में जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में कम से कम एक डिजिट 9 होगी, और बी में वो सारे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन में 9 होगा ही। इनमें कोई रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों ही सेट में? सो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूँ कि इसमें एक भी डिजिट 9 ना हो उस डेसिमल एक्सपेंशन में, और मैं कहूँ कम से कम एक भी डिजिट कम से कम एक डिजिट 9 हो, और मैं कहूँ एक भी डिजिट ना हो, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट। ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। इट्स लाइक दैट। अब जो फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा था उसमें देखा था हमने वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन लिए थे जिनमें 5 ना हो, यानी बेसिकली 5, बस डिजिट्स का फ़र्क था 5 और 9। तो बेसिकली ये बी सेट ही था अगर 5 की जगह 9 कर दूँ। और थर्ड ऑप्शन में वो सारे हैं जिनमें कम से कम एक डिजिट 9 है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है। अब फर्स्ट में हमने देखा था कि उस सेट का जो मेजर था वो 0 था। इसी तरह वहाँ पे भी अगर 9 5 की जगह 9 कर दें और सेम स्टेप्स फॉलो करें कि 9 फर्स्ट प्लेस पे आए, सेकंड प्लेस पे आए, और उसका मेजर देखें वो भी 0 है, यानी उस सेट बी का मेजर 0, और हमसे सेट ए का मेजर पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट का। तो बेसिकली बचे हुए सेट में से माइनस कर दें। अब क्लोज इंटरवल 0 1 में ए भी सेट है, बी भी सेट है, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो बस इस पूरे इंटरवल में से इसका मेजर हटा दें, तो 1 - 0 जो इसका मेजर है, बचता है 1 जो कि मेजर है सेट ए का। तो बस वही हमारा आंसर है। तो यानी ऑप्शन सी का मेजर हो गया 1, 0 नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसीलिए रखे गए थे कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट सेट है, इसीलिए ऑप्शन इस तरह डिफाइन करें। अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, कैंटर सेट की तरफ, जो आप जानते हैं बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि कैंटर सेट अनकाउंटेबल है और इसका मेजर 0 होता है। ठीक है। वैसे पर प्रूफ बता देता हूँ। तो कैंटर सेट इस तरह बेसिकली हम करते हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 में से इंटरवल्स हटाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हम वो इंटरवल हटाएंगे इनकी लेंथ 1/3 है। फिर बचे हुए सेट में से इंटरवल्स हटाएंगे दो जिनकी लेंथ होगी 1/9। इसी तरह nth स्टेप पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2^n-1 इंटरवल्स जिनमें लेंथ होगी 1/3 पावर है। तो टोटल लेंथ हमने कितनी सब्ट्रैक्ट करी, समेशन कर लें अगर 2^n-1 इंटू 1/3 पावर n का, तो बेसिकली आएगा समेशन टोटल 1। तो टोटल हमने 1 लेंथ सब्ट्रैक्ट करी, और क्लोज इंटरवल 0 में से करते हैं, और तो यानी जो मेजर हो गया, सॉरी, हाँ, तो जो कॉम्प्लीमेंट हो गया कैंटर सेट का बेसिकली उसका मेजर हो गया 1, जो हमने हटा दिया हमने उनका समेशन किया है, तो उनका समेशन हो गया 1। और टोटल क्लोज इंटरवल 0 1 का मेजर भी 1 होता है बेसिकली लेंथ। तो कैंटर सेट का मेजर कितना बचा, टोटल में से कॉम्प्लीमेंट का मेजर हटा दो, 1 - 1 यानी 0, तो कैंटर सेट का मेजर भी 0 हो गया, ऑप्शन भी करेक्ट। और फाइनली अलजेब्रिक नंबर्स काउंटेबल होते हैं, सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर काउंटेबल, किसी भी काउंटेबल सेट का मेजर 0 होता है, तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, उसका मेजर भी 0। इसीलिए इसके 3 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर था कि कन्वर्ज कौन सा यूनिफॉर्मली करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया साइन ऑफ x पावर n, इसकी लिमिट देखें
तो अगर x क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन 1 में है तो इसकी लिमिट 0 होगी, मगर एट 1 इट साइन 1। अब इस पूरे इंटरवल की बात करते हैं, तो क्लोज इंटरवल हाफ से 1 की अगर बात करें, यानी जिसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आएंगे, तो ये जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस। अब क्योंकि लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कभी कन्वर्ज हो ही नहीं सकता, रिजल्ट तो ऑप्शन ए हो गया गलत। अब हमने साइन ऑफ एक्स पावर 1/n का लिमिट फंक्शन देखा, वो 0 पे 0 देगा और 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स है क्लोज इंटरवल 0 में उन पे वो वैल्यू देगा साइन ऑफ 1। अब अगर हमें यहाँ ले लूँ इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 0 से हाफ, तो फिर से लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि ये पूरा होगा। लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूस, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं सी और डी की तरफ। सी और डी डिसकंटिन्यूस नहीं है क्योंकि उनमें एक ही पार्ट आ रहा है, क्योंकि उनमें सिर्फ ये इंटरवल आ रहा है 0 और साइन 1। तो हमने एम एन टेस्ट लगाया, तो एम एन लगाया साइन ऑफ एक्स पावर 1/n माइनस साइन 1, क्योंकि उसकी लिमिट से ये बन रही है क्लोज इंटरवल हाफ से 1 में। इसका मॉड, इसका सुप्रीमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ पे अटेन करेगा तो साइन ऑफ हाफ पावर 1/n माइनस साइन 1। इसका मॉड लेंगे, एन टेनिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है तो एम एन टेस्ट हो गया ट्रू। एम एन टेस्ट ट्रू तो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ऑप्शन सी करेगा। इसी तरह साइन ऑफ एक्स पावर 1/n ये 0 पे जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से हाफ में, तो इसका सुप्रीम बन जाएगा साइन ऑफ 1/2/n, ये भी 0 पे जाएगा। एम एन टेस्ट फिर ट्रू हो गया और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, तो ऑप्शन डी भी करेगा। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इसके दोनों करेक्ट। बेसिक्स का क्वेश्चन थे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला गया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस पावर सीरीज का वो ए है, तो 1/a का स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी ये बताना। ओके, तो हमने ए एन मान लिया, ये सीरीज है जो हमें गिवन है, और हमने रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करी। तो ए एन प्लस 1/an को कंसिडर किया, सिंप्लीफाई किया तो बच गया 3x² इंटू रूट ऑफ n/n+1। ये होगी लिमिट 1, तो लिमिट आ गई 3x²। अब रेशियो टेस्ट ट्रू कब होता है, यानी सीरीज कन्वर्ज कब करती है रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब an+1/an जो वैल्यू है इसकी लिमिट लेस देन 1 हो, तो 3x² लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि मॉड x की वैल्यू लेस देन 1/√3 होनी चाहिए। तो यही हमारा जो मॉड x लेस देन r होता है, यही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है 1/√3। तो a की वैल्यू हो गई 1/√3, तो 1/a का स्क्वायर क्या हो गया 3, उसमें से 1 माइनस क्या हो गया 2, इसीलिए आपका जो फाइनल आंसर था वो 2 था। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक आपको सॉलिड गिवन था जो बाउंडेड है x² + y² इक्वल टू 4 से एंड z इक्वल टू 4 माइनस वाई से एंड z इक्वल टू 0 से, जैसे ही ग्राफ में शो कर रखा था आपको। करेक्ट इंटीग्रल चूज करना था जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को रिप्रेजेंट, इस सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे। तीन इंटीग्रल्स गिवन थे और बोला था कि इनमें से कोई भी नहीं, ये भी ऑप्शन होता, तो क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमने निकाली बाउंड्री कंडीशंस, जो सबसे नीचे वाला सर्कल है, यानी x² + y² इक्वल टू 1। अब उसमें कंडीशन क्या हो सकती है, या तो हमारा जो x है, यहाँ पे x आएगा, x के अकॉर्डिंग अगर हम ले तो x -√4 माइनस वाई स्क्वायर से √4 माइनस वाई स्क्वायर तक हो सकता है, जब y -2 से 2 हो। और या फिर y के अकॉर्डिंग लेंगे, y आएगा बीच में, इनइक्वालिटी है, y भी आएगा, या तो y -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से √4 माइनस एक्स स्क्वायर तक होगा x -2 से 2। इनमें से दो में से किसी भी तरह लिख सकते हैं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ जाएगा वो ये आ जाएगा। क्योंकि डबल इंटीग्रल से कर रहे हैं तो इसने फंक्शन रख देंगे z, जिसके अबाउट हमें निकालना है 4 माइनस वाई। अगर डी एक्स डी वाई है तो जैसे हमें बताया x की जो रेंज रहेगी वो ये रहेगी और y ये, और अगर y अंदर आएगा तो x की वो रेंज रहेगी बिकॉज ऑफ द सर्कल। तो वॉल्यूम या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हट गया। अब इसमें हमने किया क्या हुआ है, साथ में हमें दिया हुआ है, इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट वाले इंटीग्रल। ये इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अंदर वाले माइनस को इस तरह लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 4 माइनस वाई ये लीनियर है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर है, इसलिए हमने बाहर 2 लिख दिया। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी में इंटीग्रल है वो करेक्ट है, और डी ऑप्शन ऑलमोस्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि नन ऑफ दीज में हो ही नहीं सकता। अब जो दूसरा वाला इंटीग्रल है ये वाला,
इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि अब यहाँ फंक्शन जो है 4 माइनस वाई है और इंटीग्रेशन भी डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4y और वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो लीनियर नहीं रहेगा, जिस वजह से 2 टाइम्स नहीं हो सकता। इसी वजह से जो आपके पहले दो ऑप्शंस हैं जिसमें y इनसाइड दे रखा है, वो दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ लीनियरिटी चेक करने के ऊपर था, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली हमें दिखने में लग सकता है कि हाँ, हम यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके सकते हैं, यहाँ से भी लेके 2 कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, मगर वो नहीं होता। वो चीज़ सिर्फ तब होती है जब अंदर वाला कॉम्पोनेंट लीनियर हो। यहाँ x है तो वो चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ दोनों में y था तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, इसलिए दोनों ऑप्शन फॉल्स हैं और ऑप्शन सी ही इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। डाइवर्जेंस थ्योरम पे था सिंपल। एक फील्ड दे रखी थी आपको और दिया था कि डाइवर्जेंस थ्योरम से जब हमने इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया तो वैल्यू आई अल्फा। यहाँ पे एस जो था वो स्फेयर है, रेडियस जिसकी 3 है और जो सेंटर्ड है ओरिजिन पे, और सरफेस को ओरिएंट किया है आउटवाइज पॉइंटिंग नॉर्मल वेक्टर में। तो 5/पाई ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो। ऑलराइट, ओके। तो हमें ये एफ गिवन है, तो सबसे पहले हमने एफ फील्ड के लिए डाइवर्जेंस फाइंड कर लिया। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड प्लस जेड के रिस्पेक्ट में थर्ड कॉम्पोनेंट, वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डबल इंटीग्रल बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटू डी वी, ठीक है, ओवर बी, जहाँ बी बेसिकली जो बॉल है जिसका रेडियस 3 है, ठीक है, जो हमें स्फेयर की इक्वेशन गिवन। अब हमने पहले इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, इसी वजह से हमने इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें स्फेयर ही गिवन है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग रो जाएगा 0 से 3 के बीच में बिकॉज ऑफ द रेडियस, थीटा 0 से 2 पाई और फाई की रेंज वही 0 से पाई जो नॉर्मल होती है, ठीक है। और इंटीग्रेंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ रो स्क्वायर। अच्छा, जो जैकोबियन डिटर्मिनेंट है, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो हो जाएगा, तो डी वी की वैल्यू हो जाएगी रो स्क्वायर साइन फाई, जो आपको पता ही है डी फाई डी थीटा एंड डी रो। ऑलराइट, अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आपको सिंपल इंटीग्रल बन जाएगा 0 से 3, 0 2 पाई 0 से पाई, और क्योंकि रो स्क्वायर वहाँ था और रो स्क्वायर साइन फाई बाद में आया तो वही कर देंगे। तो सबसे पहले साइन फाई का हो गया माइनस कॉस फाई, लिमिट लगाई 0 से पाई, ठीक है, ये बन गया 2 टाइम्स रो पावर 4 डी थीटा, थीटा के एस्पेक्ट में गया 2 पाई बाहर आ गया, ये हो गया 4 रो पावर 4 पाई डी रो। और एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आएगा 0 से 3, मैं भूल गया हूँ। ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन किया रो के रिस्पेक्ट में, तो रो पावर 5/5 और 0 से 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 4/5। इसको इवेलुएट करेंगे, बन जाएगा 972/5 ऑफ पाई। अब हाँ, ये है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो गया 972/5 ऑफ पाई। हमें पूछा था 5/पाई ऑफ अल्फ़ा, तो 5/पाई अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 972, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है 972। ओके, तो ईजी सा क्वेश्चन था, सिंपल आपको गिवन था डाइवर्जेंस थ्योरम, उसको आपको यूज़ करना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा 2 वेरिएबल फंक्शन आपको गिवन है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स इसके पास हैं और उन पे मैक्सिमम है या मिनिमम है उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ये बताना, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन है पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालो और उनको 0 के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दो। इक्वेट करके दोनों से ही हमें सेम इक्वेशन मिलती है x इक्वल टू 2y, ठीक है। अब x और y दोनों रियल नंबर से, तो इन्फिनिट क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए 2y, वाई टाइप के, जहाँ y रियल नंबर है, ठीक है। तो यानी फाइनाइट वाले ऑप्शंस तो दोनों इनकरेक्ट हो गए, यानी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गलत। अब इन्फिनिट में एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम, वो चेक करें। उसको करने के लिए अगर आप यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा, आप लगा के देख सकते हैं। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को ही देखेंगे ध्यान से। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और x इक्वल टू 2y क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो अगर x इक्वल टू 2y है तो फंक्शन की वैल्यू आती है 2। बाकी कोई भी और वैल्यू पे अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर टर्म एंड बिकॉज ऑफ दिस एडिशन, क्योंकि 2 तो हमेशा रहेगा ही और ये टर्म कभी ज़ीरो नहीं होगी x इक्वल टू 2y के अलावा, इसी वजह से वो हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू देगी। यानी कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यू हमेशा मिनिमम ही रहेगी, क्योंकि फंक्शन उन पॉइंट्स पे हमेशा मिनिमम। तो इन्फिनिट क्रिटिकल पॉइंट्स पे एब्सोल्यूट मिनिमम है हर पॉइंट पे,
इसलिए इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। होप सो क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन था। यहाँ W एक वेक्टर स्पेस है रियल के ऊपर, और TR6 से W तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह की ये सेट है TE2 TE4 और TE6 जो W को स्पैन करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ज़रूर होगा? S बेसिस ज़रूर होगी W की, T ऑफ R बार 6 W नहीं होगा, TE1 TE3 TE5 W को स्पैन करेंगे, या कर्नल में एक से ज़्यादा एलिमेंट ज़रूर हो। तो इसको जनरल वे से प्रोसीड करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ईजी पड़ेगा और आसानी से ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, W को जीरो वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो TX के पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी, बल्कि TX हो जाएगा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो S होगा, S सेट जो होगा वो बेसिकली सिंगलटन जीरो हो जाएगा, क्योंकि TE2 TE4 TE6 सब जीरो है, ठीक है। वो स्पैन भी करता है, मगर वो बेसिस नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो वेक्टर स्पेस की ओनली बेसिस एम्प्टी सेट होता है, मगर S एम्प्टी सेट नहीं है, उसमें जीरो वेक्टर है। तो ऑप्शन ए तो फॉल्स हो गया, जो कहता है S बेसिस होगा। एक ऑप्शन गया। सेकेंड ऑप्शन कहता है T ऑफ R पावर 6 W के बराबर नहीं होगा, जबकि यहाँ पे T ऑफ R पावर 6 हर एक एलिमेंट जीरो के ही जा रहा है इक्वल, और W में भी सिर्फ जीरो ही। तो ऑप्शन बी भी गलत, दो ऑप्शन गलत। अब हम लेते हैं दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी हमने, W को R3 ले। T ऑफ A1 A2 अप टू A6 को हमने डिफाइन किया A2 A4 A6 पे, क्योंकि S इस तरह डिफाइन था कि T1 T2 T4 और T6, इसीलिए हमने 2 4 और 6 लिए, ठीक है। तो TE1 TE3 और TE5 जो होगा वो बन जाएगा सिर्फ ज़ीरो, और अगेन वो W को स्पैन नहीं करता, क्योंकि वो पूरे W को जनरेट कर ही नहीं सकता सिर्फ ज़ीरो पे। तो ऑप्शन सी भी फॉल्स, और दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं ऑप्शन डी ट्रू है। ओनली करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओनली लेफ्ट आउट ऑप्शन भी बच गया। तो इसलिए ओनली करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी। तो एग्जाम्पल से करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है हमेशा, तो उसी से हमें प्रोसीड करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा क्रैक। मिलते हैं आगे के सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए कल शाम की वीडियो 6 बजे। डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू।